हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज से हम लोग आई दृष्टि कवर करने वाले हैं। जो ईयरली की आई दृष्टि आती है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट नेशनल अफेयर्स वाला जितना भी पार्ट है वो कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक एंड फिर एनवायरनमेंट। ऐसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग एक बार यूपी वाले जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी देख लेंगे। अच्छा, इसमें जो बजट है ना, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी दे रखा है आई दृष्टि में, तो वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियो टेलीग्राम पे, क्या मतलब यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, तो आज हम लोग ये देख लेते हैं कि आई दृष्टि को पढ़ने का तरीका क्या होता है ना, कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, तरीका यही है कि जितनी भी थीम्स आती हैं करंट अफेयर्स में, है ना, उन थीम्स को पकड़ो। वो थीम्स पता कैसे चलेंगी? वो थीम्स पता चलेंगी पीवाईक्यू एनालिसिस से, है ना। पीवाईक्यूज को एनालिसिस करो और करंट अफेयर की थीम पकड़ो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से फिर आई दृष्टि में जितनी भी न्यूज़ दे रखी है, उन्हीं थीम्स के हिसाब से आप अपने खुद के वन पेजर्स बना लो, है ना। वन पेज में नोट्स बना लो। उससे क्या होगा, ये जो बार बार थीम्स रिपीट होती हैं, है ना, तो उन्हीं के ही आप जब नोट्स बना लोगे, तो जो टोटल कितने पेजेस हैं आई दृष्टि में, टोटल लगभग 232 पेजेस हैं, है ना। लगभग क्या, एग्जैक्टली 232 पेजेस है। जो इंग्लिश की आती है ना, उसमें 232 पेजेस हैं। उसको आप कंप्रेस करके, है ना, 20 to 30 पेजेस तक ला सकते हो, है ना। इवन इससे कम भी ला सकते हो, वो आपकी अपनी खुद की एबिलिटी है। तो इससे क्या होगा, जब 20-30 पेजेस में आपके नोट्स बन जाएंगे तो आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे, पहली बात तो, है ना। और जो रोट लर्निंग वाला पार्ट है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें आई दृष्टि में रटने वाली है, उसमें कुछ शायद समझने को नहीं है ना। तो रोट लर्निंग भी इजी हो जाएगी, मल्टीपल रिवीजन हो पाएंगे और अपडेशंस भी आप इसमें ईजिली कर पाओगे, है ना। जैसे कि अगर अब जैसे पोस्टपोन हो रहा है एग्ज़ाम, है ना, तो अब क्या है कि नवंबर मंथ का प्लस दिसंबर मंथ का इसी में ही आपको अपडेट करना पड़ेगा आई दृष्टि में। ये जो अभी आ गई है आई दृष्टि, उसी में ही अपडेशन आएगा। कोई नई आई दृष्टि अब नहीं आएगी, दिसंबर में दोबारा नहीं आएगी। सिर्फ वो लोग नवंबर एंड दिसंबर का जो भी अपडेटेड मटेरियल है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको अपडेट करना भी इजी हो जाएगा। जैसे जो भी न्यूज़ है, मान लो कोई एक्सरसाइज हुई है ना, या तो कोई इवेंट हुआ है, या तो कोई मान लो फेस्टिवल हुआ है, तो जब इसके आप वन पेजर बनाओगे, मान लो एक्सरसाइज के वन पेजर बनाए, तो नई आई है जो भी, उसी के आगे ऐड कर देना, है ना, उसी टेबल में ऐसे इवेंट ऐड कर देना, फेस्टिवल ऐड कर देना, सम्मेलन होते रहते हैं वो ऐड कर देना, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है, तो ईजी आप उसको अपडेट कर पाओगे उसी एक वन पेजर में, है ना। तो और एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी होती है ना। जैसे कि आप एक तरह की न्यूज़ एक पेज में अगर लिख लोगे तो फिर वो ईजिली याद हो जाएगी। वही क्या होगा, एक एक्सरसाइज आपने यहाँ लिखी है, फिर एक यहाँ लिखी है, फिर एक लास्ट में लिखी है, तो फिर इसको लाइक कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पहले हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, बाद में कौन सी पढ़ी थी। ओके, तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक साइक्लोन है ना, और एक डेजर्ट साइक्लोन है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकता है साइक्लोन वाले का आप डेजर्ट में लगाओ, लेकिन जब एक जगह पे लिखा होगा साइक्लोन और उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा डेजर्ट साइक्लोन, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि नहीं, ये साइक्लोन और डेजर्ट साइक्लोन अलग अलग एक्सरसाइज है। ओके, तो ये तरीका होता है आई दृष्टि का पढ़ने का। अब इसके लिए क्या करना होगा, है ना, एक तो पीवाईक्यू पहले एनालिसिस करने होंगे, ओके, और इसके लिए वन पेजर्स के लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा नोट्स बनाने में, ओके। इससे होगा क्या, एक तो एज मिलेगा आपको दूसरों के कंपैरिजन में, आप 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक्स्ट्रा सही कर पाओगे, ओके। अब ये क्या है, क्योंकि ये थोड़ा मेहनत वाला काम है ना, टफ टास्क है, तो इसके लिए ऑलरेडी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना, टेलीग्राम पर पीडीएफ आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो। जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसी के ही नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो पीडीएफ इतनी कॉम्पैक्ट है कि शायद आपको एक बार भी समझ में ना आए, तो उसको इन वीडियोस के साथ कॉम्प्लीमेंट करना और फिर देखना, है ना, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से इतना नहीं हम लोग समझेंगे आज, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए एक्सप्लेन करना ही ज़रूरी था, ओके, कि हमारी मैथडोलॉजी क्या होगी इसको पढ़ने को। तो चलो आज हम लोग नेशनल अफेयर्स कवर करने वाले हैं, ओके। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट होती हैं आई दृष्टि में, है ना। तो जो अभी हमने यहाँ पे बताया ना, ये 232 पेजेस से कॉम्पैक्ट करके 20-30 पेजेस तक कैसे आएगा, है ना, उसको समझते हैं कैसे आएगा।
अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो पहली न्यूज़ है सेमीकॉन इंडिया 2024, है ना, इन नाम से समझ में आ रहा है सेमीकॉन, है ना, क्या हो सकता है ना, गेस करने की कोशिश करो। सेमीकंडक्टर, है ना, वहीं से तो ये सेमीकॉन आया होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा सेमीकॉन का, ये हमको याद करने की ज़रूरत है क्या, है ना, नहीं ज़रूरत है। अगर ये सेमीकॉन है तो फिर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, है ना, उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंस होगा या इवेंट होगा। ओके, तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पूछेगा क्या, है ना, ये पता कैसे चलेगा, ये PYQ एनालिसिस से पता चलेगा। ओके, जैसे कि इस टाइप की जो न्यूज़ होती है उसमें क्या पूछता है कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, ये इम्पोर्टेंट होता है ना। और दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट होती है, उसकी थीम क्या थी इस बार। ओके, तो अब आपको इस न्यूज़ में टोटल क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। ये लिखा तो पूरा 1 पेज का हुआ है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है ना, बट अपने काम का क्या है, प्रीलिम्स के लिए काम का सिर्फ ये है कि सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर हुई थी, ग्रेटर नोएडा में हुई थी, है ना, और इसकी थीम क्या थी, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सिर्फ ये 2 चीज़ें काम की हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, है ना, और ये मतलब PDF में लिखा भी हुआ है। अगर खुद के नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ यही लिखना, एक तो कहाँ पर हुआ है, इसकी थीम क्या थी। ओके, अभी डेट इतना नहीं पूछेगा, है ना, हमको पता है इतना नहीं पूछेगा, तो इसको हम क्यों याद करें, फालतू में अपना वजन क्यों बढ़ाएं, है ना। अपनी कैपेसिटी तो उतनी ही है ना दिमाग की याद करने की, ज़्यादा हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं, है ना, जैसे कि महाराष्ट्र ने, मतलब महाराष्ट्र में अभी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसका एक प्लांट बनाने वाला है ना। तो कौन बनाने वाला है, एक तो अडानी ग्रुप और एक इजराइल बेस्ड कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में आई दृष्टि के स्टार्टिंग में ITR आता है ना, टर्म्स वाला, लाइक जो शॉर्ट न्यूज़ होती हैं जिसमें, ओके, उसमें ये न्यूज़ दे रखी थी, इस वजह से यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। और अच्छा, जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है ना, इसका कितना बजट है, आउटले है 76,000 करोड़, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रख सकते हो, 76,000 करोड़। ओके, तो टोटल सेमीकॉन इंडिया में हमने 4 चीज़ें याद कर ली। एक तो कहाँ पर हुआ, ग्रेटर नोएडा में, थीम क्या थी, शेपिंग द कंडक्टर फ्यूचर, है ना, और एक ये अग्रीमेंट के बारे में भी देख लिया, अडानी और ये टावर सेमीकंडक्टर के बीच में हुआ है, कहाँ पर बनेगा, महाराष्ट्र में, है ना, और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का आउटले कितना है, 76,000, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अपने पूरी आय दृष्टि कवर करेंगे कि इस न्यूज़ में टोटल क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ये 4 चीज़ें बस। तो हम लोग सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, ओके, और जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तुम लोग ऐसे ही स्किप कर देंगे। ओके, अब जैसे कि ये है, देखो, कैबिनेट अप्रूव 7 स्कीम्स टू इम्प्रूव फार्मर लाइव्स, है ना। अब ये पूरा मेंस वाला टॉपिक है ना, इसमें प्रीलिम्स को याद करने को कुछ है ही नहीं, है ना। इसमें देखो की स्कीम्स क्या हैं, एग्रीकल्चर मिशन हो गया, है ना, और ये सेकंड कहाँ है, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, है ना, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये सब मेंस के लिए हैं, है ना। अगर कुछ फार्मर से रिलेटेड आ गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, तब हम लोग ये सब कोट कर सकते हैं, बट इसमें प्रीलिम्स लाइक कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसको हम लोग लीव कर देंगे, ठीक है। फिर देखो, वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें क्या याद रखना है कि इसको मतलब जिसकी कमेटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन के रिकमेंडेशन के लिए, उसको हेड किसने किया था, है ना। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन को हेड किया था रामनाथ कोविंद ने, है ना। ये कौन है, जो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना, रिस्पेक्टेड रामनाथ कोविंद, है ना, तो उन्होंने ही हेड किया था। एक तो ये याद रखना है, और इसमें एक चीज़ और क्या कही गई थी कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन तो साथ में होंगे, है ना, उसके जस्ट 100 डेज के अंदर अंदर जो फर्स्ट फेज हो उसमें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, लोकसभा और स्टेट असेंबली के एक साथ, और उसके नेक्स्ट 100 डेज़ के अंदर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके करवाने हैं, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो, 100 डेज़ ये एक फैक्ट है, ओके। तो रामनाथ कोविंद ने हेड किया था, और विद इन 100 डेज़ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने हैं, ओके। फिर देखो और क्या है, फिर देखो नेक्स्ट है PM स्वनिधि स्कीम, है ना। अब इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है ये स्वनिधि है किसके लिए, ये है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर समझ में आता होगा, है ना, जो डेली ठेली लगाते हैं ना, फेरी लगाते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, ओके। तो एक तो ये याद रखना है किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और दूसरी क्या याद रखना है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है।
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। ओके, फिर क्या याद करना है कि इसी के अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम है ना, इसके अंदर 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं, है ना, 2 टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो बस ये याद रखना कि ये अवार्ड्स किस स्कीम के अंडर दिए जाते हैं, है ना। स्कीम याद रहेगी तो फिर ऑप्शंस तो हम लोग एलिमिनेट कर ही लेंगे, बाकी का जो भी आएगा, है ना, तो उससे हम लोग गेस कर लेंगे। तो इसमें 2 अवार्ड्स हैं, एक तो है प्रेज अवार्ड्स और दूसरा है स्पार्क अवार्ड। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखना, प्रेज अवार्ड एंड स्पार्क अवार्ड किसके अंडर दिए जाते हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम। ओके, अच्छा, प्रेज अवार्ड के अंदर एक ये भी याद कर सकते हो कि एमपी टॉप परफॉर्मर स्टेट है। ठीक है, लोन परफॉर्मेंस के मामले में एमपी फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और ऐसे ही इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें भी एमपी फर्स्ट पर है। ठीक है, तो अब सारी कैटेगरीज याद करना तो बेकार है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में है। ओके, बट आप एक मतलब लाइक एक एलिमिनेशन के लिए, एक आइडिया के लिए याद रख सकते हो कि एमपी फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, है ना। इसके अंडर आपको क्या याद रखना है, इसके अंडर ही, स्वच्छता ही सेवा के अंडर ही एक सफाई मित्र सम्मेलन, है ना, सफाई मित्रा सम्मेलन बोल लो, है ना, उसका ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, सफाई मित्रा सम्मेलन। ओके, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट ने अटेंड भी किया था। ओके, तो बस इसमें ये याद रखो कि ये सफाई मित्रा सम्मेलन किसके अंडर हुआ था, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंडर। और दूसरी चीज़ क्या, कि ये कहाँ पर हुआ था, ये उज्जैन में हुआ था। ठीक है, उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सफाई मित्रा सम्मेलन कहाँ हुआ था, उज्जैन में। अच्छा, एक चीज़ इसकी थीम भी याद रख सकते हो, है ना, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता। ठीक है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें याद कर ली हम लोगों ने, थीम और प्लेस। फिर देखो, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें ऐसे याद रखो जैसे पीएम आशा नाम से आ गया, है ना। अब हमको नाम से इससे नहीं समझ में आ रहा है पीएम आशा किसके लिए स्कीम हो सकती है ना। नाम से तो लग रहा है, हो सकता है ये वुमेन्स के लिए भी हो सकती है ना। हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी हो सकती है, गर्ल्स के लिए भी हो सकती है, फाइनेंशियल क्रेडिट के लिए, है ना, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हो सकती है, फीमेल लिटरेसी के लिए भी हो सकती है। तो नाम से नहीं समझ में आ रहा है पीएम आशा क्या है, तो इस वजह से इसका हमें फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, है ना। इवन अगर फुल फॉर्म ना भी याद रहे तो चलेगा, बट प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, है ना, अन्नदाता आय संरक्षण, है ना। अन्नदाता क्या हो गए, हमारे फार्मर, है ना, और आय से मतलब इनकम। ठीक है, तो फार्मर इनकम से रिलेटेड है पीएम आशा, ये याद रखना है बस। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट है कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है लद्दाख में। ठीक है, तो उन डिस्ट्रिक्ट के हमको नाम याद रखने पड़ेंगे। 5 जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, प्लस 2 एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स भी थे लद्दाख में, ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना। अब उनको बढ़ा के 5 से +5 7 हो गए हैं टोटल। ठीक है, तो ये 7 के 7 हमको याद रखने हैं। 2 तो एग्जिस्टिंग थे, कौन से, ले एंड कारगिल। ऐड कौन से हुए हैं, जस्कर, द्रास, सम, नुब्रा एंड चंगथक। ठीक है, तो इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ओके, फिर देखो, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपने, है ना, प्रीलिम्स के लिए। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, है ना। इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो इससे आ सकता है क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये जो एक्ट है ना, जो रूल्स है, ये किसने निकाले थे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ओके, ये किसके अंडर आता है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर है ना, नरेंद्र मोदी के अंदर ही है ये पोर्टफोलियो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ओके, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से पब्लिक अथॉरिटीज़ आती हैं, है ना, कौन कौन से कमीशन आते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 कमीशन है, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस एंड एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो यूपीपीसीएस नहीं है। ओके, ये याद रखना, ये 5 हैं, इसको याद रखना कि इनके ऊपर लागू होगा ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है याद करना है। फिर देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस अभी इनॉग्रेशन हुआ है ना, तो इसमें क्या याद रखना है, कहाँ पर है और किसने बनवाया था, बस। ठीक है, राजगीर बिहार में है,
किसने बनवाया था? कुमार गुप्ता ने। ओके, बस दैट्स इट। अब इसमें किसने डिस्कवर किया है ना, और फिर किसने उसका आइडेंटिफाई किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, है ना। अच्छा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था? नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था, ये भी याद कर सकते हो, 2016 में बना था। ठीक है, सिर्फ ईयर याद रखना है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जैसे एक स्टेटमेंट में मान लो दे ही दिया उसने कि नालंदा बिकेम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन 2015 लिख दिया मान लो, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस ईयर याद रखो, 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। फिर लोकसभा इलेक्शन हुए थे, है ना, इसको तो हम लोग डिटेल में कवर कर रखा है ना। फिर भी ऊपर ऊपर से अगर हम लोग देखें तो कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे? 72, है ना, जिसमें से कि 7 वुमेन्स थी। पहली चीज़ तो ये याद कर लो, 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, जिसमें से कि 7 वुमेन मिनिस्टर्स हैं। ओके, फिर याद करो कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मतलब लगातार 3rd टर्म जीतने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं, है ना। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो अच्छा, लॉन्गेस्ट के अगर मामले में भी देख लें, है ना, जिनका टेन्योर सबसे ज़्यादा था, ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। इनका टेन्योर कितना था? 16 ईयर्स का था, है ना, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स मान लो। फिर सेकंड नंबर पे आती हैं इंदिरा गांधी, इनका 15 ईयर्स 350 डेज, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स, है ना। और थर्ड नंबर पर आ गए हैं नरेंद्र मोदी, है ना, इनका 10 ईयर्स 19 डेज हो गया है। बाकी सब इनके कम हैं, देखो इनका 4 डेज ही रह गया है ना, इनका 19 डेज ऊपर निकल गया है और इनका 4 डेज। ओके, तो ये थर्ड नंबर पे लॉन्गेस्ट सर्विंग हो गए हैं, ये याद रखना। ओके, अच्छा, अब इनके पोर्टफोलियोज भी याद कर लो, जैसे अभी हमने बताया था ना ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल किसके अंदर है? नरेंद्र मोदी के अंदर। ये तो याद रखना ही रखना। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्पेस, ये तो याद होता है कि ये तो पीएम के अंडर ही आता है, एटॉमिक और ये स्पेस वाली चीज़ें, है ना। बाकी के जितने भी हैं ये एक बार रीड कर लेना, हो सकता है मैचिंग में 1-2 क्वेश्चन बना के दे दे, है ना। उसमें भी मेन याद कर लो, जैसे डिफेंस हो गया, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, एजुकेशन, है ना, एविएशन, तो ऐसे याद कर लो मेन। अच्छा, और देखो और क्या फैक्ट्स हमको याद करने हैं इलेक्शन के। एक तो देखो इस पर इलेक्टोरल रोल में कितने रोल रजिस्टर्ड थे, है ना, मतलब कितने लोग एलिजिबल थे वोट करने के लिए। तो उनकी जो वैल्यू थी, वैल्यू क्या मतलब नंबर्स थे, 968 मिलियन था, जिसमें से कि वोट दिया किसने, मतलब कितनों ने दिया, कितनों ने पार्टिसिपेट किया। वोटर टर्नआउट रेशियो कितना था हमारा? 642 मिलियन। ठीक है, 968 में से 642 ने वोट दिया। ओके, अच्छा, ये हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन था वुमेन वोटर्स का इस बार। ओके, एक शोम्पेन ट्राइब भी था, है ना, मतलब ये क्या है? ये पोलिंग स्टेशन है, कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ये याद रखना। ठीक है, शोम्पेन ट्राइब, यहाँ के लोगों ने पहली बार वोट किया था जनरल इलेक्शन में, है ना। अच्छा, पोलिंग स्टेशन में एक और आता है इम्पोर्टेंट, ताशीगंग, है ना, ताशीगंग। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन था। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन था। ठीक है, मतलब जो सबसे ऊंचाई पर बना है, ताशीगंग, ये याद रखना। ठीक है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर देखो, अच्छा, वोटर टर्नआउट रेशियो कितना है? 65.79। ये कुछ जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वोटर टर्नआउट रेशियो 65.79 है। ओके, अच्छा, इसमें हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट अगर हम ओवरऑल की बात करें तो लक्षद्वीप का है, 84.16%। लेकिन अगर स्टेट की बात करें, है ना, क्योंकि ये तो यूटी में आ गया है, अगर स्टेट की बात करें तो असम कितना है? 81.56। ओके, इसकी कीमत याद रखो, वोटर टर्नआउट, बट ये याद रखो लक्षद्वीप एंड असम इसमें हाईएस्ट हुआ है। ओके, ऐसे ही जैसे हाईएस्ट हुआ है वैसे लोएस्ट किस में हुआ है? बिहार एंड मिजोरम में। ओके, बिहार में कितना है? 56.19, मिजोरम में 56.87, और यूपी का याद कर लेना, नंबर ही याद कर लेना, परसेंटेज कितना था? 56.92, है ना, मतलब हम लोग भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे। ओके, तो यूपी का कितना है? 56.92% क्या है? वोटर टर्नआउट रेशियो। ओके, अच्छा, फिर देखो इसमें सीट्स भी याद रखना, है ना, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि किसने कितनी सीटें जीती हैं, मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा चुका है। ओके, तो मेन टॉप की जो 3 है उसकी याद कर लो बस, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे बीजेपी ने कितनी जीती? 240 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99,
और समाजवादी पार्टी ने 37। ओके, तो ये 3 तो याद करनी ही करनी है, 240, 99 और 37। ओके, इसके अलावा टीडीबी और जेडीयू की याद कर सकते हो क्योंकि इन्हीं के साथ कोalition पार्टी है। ओके, तो टीडीबी ने 16 एंड जेडीयू ने 12। ठीक है, तो ये 5 तो याद होनी चाहिए। फिर देखो लार्जेस्ट मार्जिन से कौन जीता है, तो ये कौन जीते हैं, रकीबुल हुसैन। ओके, ये नेशनल कांग्रेस के हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके, अच्छा सबसे कम मार्जिन से, ये तो हो गया सबसे ज़्यादा मार्जिन से, सबसे कम मार्जिन से कौन जीते हैं, रविंद्र दत्ताराम वायकर, ये शिवसेना के हैं। ओके, ये अच्छा एक और है, ये जो अनकंटेस्टेड विनर है ना, तो इस टाइप के फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि हाईएस्ट मार्जिन से कौन जीता, लोएस्ट मार्जिन से कौन जीता, अनकंटेस्टेड कौन जीता, मुकेश दलाल। ओके, ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं मुकेश दलाल। ओके, ये सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी से अनकंटेस्टेड जीते हैं। ठीक है, अनकंटेस्टेड मतलब इनका ओपोजिशन में कोई नहीं था। ओके, अच्छा अब देखो वुमेन कितनी है ना, ये जो 18th लोकसभा है उसमें 74 वुमेन्स हैं। हम लोग ने ऊपर भी देखा था, नहीं ऊपर तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा था, है ना, इसमें टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कितनी है, 74। ओके, अच्छा नोटा को सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पर मिले हैं, नोटा को सबसे ज़्यादा वोट इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले हैं, ये भी याद रखना। यंगेस्ट की अगर हम बात करें, यंगेस्ट एमपी कौन है, पुष्पेंद्र सरोज, है ना, ये कौशाम्बी सीट से आते हैं, यूपी में ही है ये, है ना, पुष्पेंद्र सरोज, ये 25 साल के हैं, है ना। दूसरे नंबर पे सांभवी चौधरी, ये समस्तीपुर सीट से हैं, ये भी 25 साल की हैं, बट इनमें डेज का डिफरेंस होगा, है ना, अगर डेज भी इंक्लूड कर लें तो सबसे यंगेस्ट हैं पुष्पेंद्र सरोज, फिर सांभवी चौधरी एंड थर्ड पर प्रिया सरोज। ओके, तीनों ही हैं 25 के, बट डेज का डिफरेंस है बस। ओके, तो ये तो हो गए हमारे यंगेस्ट। ऐसी एल्डेस्ट की अगर बात करें तो कौन है, टीआर बालू। ठीक है, ये तमिलनाडु से आते हैं, ठीक है, डीएमके के। ओके, तो टीआर बालू हो गए एल्डेस्ट। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इलेक्शन से रिलेटेड। ओके, अच्छा अब कुछ स्टेट असेंबली भी हुए थे, है ना, स्टेट असेंबली इलेक्शंस, तो उसमें हमें क्या याद रखना है, सिर्फ उसमें ये याद रखना है कौन जीता, सीएम कौन बना, मतलब चीफ मिनिस्टर कौन बना, और वो कौन सी पार्टी से आते हैं, बस इतना हमको याद रखना है। ठीक है, उनकी सीट्स कितनी थी, क्या हुआ, कौन ऑपोजिशन में था, ये सब नहीं याद रखना है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में कौन जीता, चंद्रबाबू नायडू, है ना, किस पार्टी से आता है, टीडीबी, तेलुगु देशम पार्टी। ओडिशा में कौन जीता, मोहन चरण मांझी, कहाँ से आते हैं, बीजेपी से। सिक्किम में कौन जीता, प्रेम सिंह तमांग, है ना, प्रेम सिंह तमांग किस पार्टी से आते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन जीता, पेमा खंडू। ओके, पेमा खंडू कहाँ से आते हैं, बीजेपी से। ओके, ऐसे ही कुछ और इलेक्शन हुए थे, है ना, ये तो हो गए 2024 वाले। 2023 में भी कुछ इलेक्शन हुए थे, तो उनके भी सीएम याद कर लो। जैसे एमपी में, है ना, कौन है, मोहन यादव, कौन सी पार्टी से, बीजेपी से। राजस्थान में कौन है, बचन लाल शर्मा, कहाँ से, बीजेपी से। छत्तीसगढ़ में कौन है ना, यहाँ पे बीजेपी से कौन है, विष्णुदेव साई, है ना, ये फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर देखो मिजोरम में कौन है, लालडू होमा, है ना, लालडू होमा कौन सी पार्टी से आते हैं, जोरम पीपल्स मूवमेंट, ZPM से। तेलंगाना, यहाँ पर कौन है, अनुमुला रेवंत रेड्डी, कौन सी पार्टी से आते हैं, कांग्रेस से। ठीक है, तो ऐसे याद करना होता है बस। अब जैसे सीएम पूछेगा तो इन्हीं में से ही पूछ लेगा कोई, बाकी सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हीं में से ही पूछेगा। ठीक है, फिर देखो ये क्या याद रखना है इसमें, कवच टेक्नोलॉजी, है ना, जो कवच टेक्नोलॉजी है ये क्या है, ये इंडिया की खुद की बनाई हुई इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे ट्रेनें टकराती रहती हैं ना आपस में, डीरेल हो जाती हैं, है ना, तो उसी को बचाने के लिए कि आपस में टकराए नहीं, डीरेल नहीं हो, है ना, उसी के लिए हमारा कवच टेक्नोलॉजी है। बस यही याद रखना है इसमें, ये कवच किससे रिलेटेड है, ये रेलवे एक्सीडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, बस इतना याद है तो फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, है ना, एलिमिनेट कर लोगे ऑप्शंस। फिर ये देखो पोस्ट ऑफिस एक्ट है, तो इसमें याद करने को कुछ नहीं है, ये सब मेंस वाली चीज़ें हैं, है ना, प्रीलिम्स में कुछ पूछने लायक नहीं है। बस इसमें आप एक ये याद रख सकते हो कि जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया है ये किसको हटा के आया है ना, तो ये 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था ऑफ 1898, है ना, ईयर इसमें याद रख सकते हो कि जो हमारा 1898 का एक्ट था पहले,
उसको हटा के अब नया एक्ट लाया गया है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना था। फिर ये देखो EVM EVPAT ये सब हम लोग को याद नहीं रखना है ना। ये तो लाइक इसका फुल फॉर्म तो याद होगा ही, बस उतना ही याद रखना होता है, ठीक है। फिर देखो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट, ये किसके अंडर में आता है ये याद रखना, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज ये आर्टिकल 21 के अंडर भी आएगा एंड आर्टिकल 14 के अंडर भी आएगा। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो ये दोनों में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आई गया राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ऐसे ही होंगे 21 होगा, 14 होगा, है ना, बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है, या तो फिर कोई दूसरा होगा। तो ये जो बोथ वाला है वो वाला सही होगा, ओके। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के जो 5 पॉइंट प्लेज है ना, इनको हम लोग पंचअमृत बोलते हैं, ठीक है। तो इसको तो रट जाना है, ठीक है, ये तो आते ही रहेंगे, ये 2070 तक के UPPCS एग्ज़ाम में पूछता ही रहेगा बार बार, है ना। तो क्यों ना कि इतने साल हैं जब, तो फिर अच्छे से एक बार रट लें, क्यों बार बार स्ट्रगल करें इसी में, ठीक है। ये 2070 तक क्यों पूछेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही 2070 है, ठीक है। तो जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता और टाइम पर हो जाए, ये तो बहुत ही अनलाइकली है ना। तो उसको हम लोग याद कर लो एक बार, 5 टारगेट्स हैं, इसमें से पूछता रहेगा, है ना। या परसेंटेज चेंज कर देगा, टारगेट चेंज कर देगा, उस टाइप की चेंज करके पूछता रहेगा। तो एक बार अच्छे से याद कर लो ताकि ये वाला क्वेश्चन कभी गलत ना हो, पंचअमृत वाला, ओके। मेंस में भी काम आएगा, है ना, मेंस में डायरेक्ट कोट कर सकते हो ये सब चीज़ें। फिर ये सब बेकार है ना, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन ये इस टाइप क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब ये देखो यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना। यूनेस्को वाली चीज़ें वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, MP की 6 न्यू साइट्स को इंक्लूड किया गया है, किसमें, टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट की बात हो रही है, तो वो 6 न्यू साइट्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक तो देखो ग्वालियर फोर्ट, दममार फोर्ट, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट, खूनी भंडारा एंड गॉन्ड मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो इनके बस 6 के 6 नाम याद रखना कि क्या क्या ऐड हुआ है MP में। फिर देखो नेक्स्ट भारत रत्न अवार्ड, है ना, इसके अवार्ड ही याद रखने हैं कि किस किस को मिला है बस, ठीक है। तो देखो पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, है ना, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, इनका निकनेम है जननायक, ठीक है, इनको जननायक भी बोला जाता है। फिर दूसरे हैं MS स्वामीनाथन, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। फिर देखो लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, ये हैं। फिर कौन है, चौधरी चरण सिंह, ये इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और फिर इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इन 5 लोगों को मिला है 1 2 3 4 एंड 5, इनके नाम याद रखना है, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, ओके। फिर देखो ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है ना, तो ये सब अब नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, इसमें क्या याद रखना है कि इंडिया का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड किस स्टेट में है, गोवा में, ठीक है। बट इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सिविल कोड किस में है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर इंडिया का पूछे तो गोवा में होगा, है ना। बट उसमें दिक्कत क्या थी, ये पोर्चुगीज़ ने बनाया था, ठीक है, तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। तो अगर फर्स्ट स्टेट की बात करें तो वो गोवा होगा, बट अगर फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड होगा, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके। फिर देखो राम मंदिर के बारे में जान लो, है ना, उसमें ये एक मंगल ध्वनि यूज़ हुई थी, है ना। मंगल ध्वनि क्या था, मतलब बेसिकली ये 50 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में बजाया गया था, मतलब उनको साथ में बजाया गया था रेजोनेंस में, है ना, एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में, उसी को ही बोला गया था मंगल ध्वनि, ओके। अब उसमें और क्या फैक्ट्स याद रखने हैं, एक तो इसके आर्किटेक्ट कौन है ना, तो सोमपुरा याद कर लो बस, ठीक है। वैसे नाम तो 3 नाम है ना, बट दोनों मतलब तीनों के में क्या कॉमन है, सोमपुरा कॉमन है ना, तो सोमपुरा याद कर लो बस, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन थी, L&T, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो L&T। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी कौन थी, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, TCEL, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड। और कंस्ट्रक्शन L&T। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये याद रखने हैं, ओके।
अच्छा, एक परकोटा नाम भी आता है इसमें, है ना। तो परकोटा क्या था, ये जो कंपाउंड वॉल होती है ना, जैसे ये मंदिर है उसके अगल बगल एक कंपाउंड वॉल होती है, ठीक है, बाउंड्री वॉल बोल लो, उसी को ही बोलते हैं परकोटा, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना, परकोटा क्या है, रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल, ओके। अच्छा, ये जो आइडल है ना, ये किसने बनाया था, रामलला का जो आइडल है वो किसने बनाया है, अरुण योगी राज, ठीक है। ये कर्नाटका से आते हैं, इनका नाम याद रखना, अरुण योगी राज, ठीक है। फिर एक चीज़ उसमें और याद रख सकते हो, जैसे ये जो रिलीजियस वाली चीज़ें हैं ये भी पूछ लेता है कभी कभी, है ना। जैसे एक बार PYQ में मैचिंग पूछ लिया था कि कौन से गॉड का क्या इंस्ट्रूमेंट होता है ना। जैसे कि वीणा हो गया, है ना, सरस्वती जी का होता है ना। इस टाइप के लाइक इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा, या तो फिर उनकी सवारी पूछ लेगा, है ना। तो उस टाइप की चीज़ें पूछ लेता है, इस वजह से ये जो विष्णु के 10 अवतार हैं इनको भी याद कर लेना, ठीक है। आधे तो हम लोग को याद होते ही हैं, कुछ याद नहीं होंगे, एक दो याद नहीं होंगे तो उनको याद कर लेना, ठीक है। इनका सीक्वेंस भी यही है, सबसे पहले मत्स्य मतलब क्या होता है, फिश, ठीक है। तो फिश आए, फिर कुर्मा, फिर वराहा, फिर नरसिम्हा, वमन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा, एंड लास्ट जो फ्यूचर में आएंगे वो हैं कल्कि, ठीक है। तो ये 10 अवतार्स हैं, इनको याद कर लेना, यही सीक्वेंस भी है, सीक्वेंस भी चाहो तो याद रख सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, है ना। इसमें क्या याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ, ओके। अब इसमें मिला किस किस को है, तो देखो ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 किसको मिला है, इंदौर एंड सूरत दोनों को कंबाइंड मिला है, ठीक है। इसी वजह से रैंक 2 नहीं मिला है किसी को, क्योंकि रैंक 1 दो लोगों को मिल गया है, इंदौर एंड सूरत को, ठीक है। और स्टेट में महाराष्ट्र, और टॉप 3 गंगा सिटीज़ कौन कौन सी है, फर्स्ट पर है वाराणसी, सेकंड पर प्रयागराज, एंड थर्ड पर बिजनौर, ठीक है। फर्स्ट पर बनारस है, ये याद रखना, ठीक है। फिर ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, इस टाइप के पूछता नहीं है इंपॉर्टेंट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें क्या है, इसमें मतलब वही है कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेंस को, कहाँ पर, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना। फिर देखो ये नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, है ना, तो ये तो पुरानी न्यूज़ हो गई है। जैसे IPC को रिप्लेस किसने कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता। CRPC को किसने रिप्लेस कर दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। और इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने रिप्लेस कर दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो यही था इसमें, बाकी ये पटना ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए, है ना। अब हम लोग सेक्शन B में आ जाते हैं, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये एक चीज़ समझ लो, जितनी भी नेशनल स्कीम्स हैं, है ना, अब वो क्योंकि नेशनल है ना, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस अगर उनका कुछ बजटरी अलाउंस है ना, एलोकेशन हुआ है, तो वो याद रखेंगे मेजर स्कीम्स का, ओके। लेकिन अगर कोई स्टेट की स्कीम है ना, अपने यूपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट की स्कीम है, तो उसमें हम लोग बस यही याद रखेंगे कि कौन सी स्टेट की है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस स्टेट, समझ गए। तो अब देखो, जैसे कि ये देखो सुभद्रा, है ना, ये क्या है, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ठीक है, दूसरे स्टेट की है, तो हम क्या याद रखेंगे, किस स्टेट की है और क्या है। अब जैसे सुभद्रा में नाम तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, सुभद्रा किसके लिए होगी, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन, ठीक है, वुमेन्स के लिए है, जिसमें इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, कहाँ की है, ओडिशा की, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है एग्री श्योर स्कीम, है ना। एग्री श्योर ये किसके लिए, नाम से तो समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, बट एग्जैक्टली क्या है, ये एग्री फंड है फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एग्री श्योर क्या है, स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस के लिए एग्रीकल्चरल फंड है, ठीक है, बस इतना याद रखना था इसमें, ओके। अब एग्री श्योर के अंदर ही ग्रीनथॉन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो कि ग्रीनथॉन अवार्ड्स किसके अंडर में दिए जाते हैं, एग्री श्योर, ओके। फिर जल जीवन मिशन के 5 साल हो गए, है ना,
तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें बस ये याद रखो ये कब स्कीम लॉन्च हुई थी, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ मत याद रखो। फिर ये वन नेशन वन लोकेशन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये भी बेकार है। मजूली मास्क है ना, इसमें बस ये याद रखो मजूली मास्क को जीआई टैग मिला है, कहाँ से आता है ये, असम से। बस इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मजूली मास्क कहाँ से आता है, असम से। पीएम जनमन PYQ है ना, अभी रिसेंटली पूछा भी जा चुका है कई भी स्टेट पीजीएस एग्जाम्स में, है ना। तो इसमें बस कैसे याद रखना है, जनमन नाम से समझ में नहीं आ रहा है, जनमन क्या हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है जनमन से। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो, जैसे ऊपर हम लोग ने आशा याद रखा था, है ना, वैसे ही ये भी है जनमन, ठीक है। तो PYQ एनालाइज करोगे ना तभी पता चलेगा कि इन न्यूज़ को कैसे पढ़ा जाता है, क्या पूछा जाता है इनसे, ठीक है। तो जनमन से इसका फुल फॉर्म याद कर लो, बाकी सब तो हम लोग कर ही लेंगे। जैसे फुल फॉर्म इसका क्या है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब इससे हमको पता चल गया फुल फॉर्म से ही कि ये आदिवासी से रिलेटेड है, मतलब ट्राइबल से रिलेटेड है ना। अब ऑप्शन में वो कुछ भी दे देगा तो फिर हम एलिमिनेट कर लेंगे। और PYQ में भी यही आया था कि जनमन किससे रिलेटेड है, तो उसमें एक ऑप्शन था ट्राइबल्स, ठीक है, वही हमको लगाना था। तो अगर फुल फॉर्म याद होता तो फिर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब जनमन में कहीं पे भी टी आ नहीं रहा है ना, तो अगर हम लोग उस हिसाब से भी अगर देखें कि इसके फुल फॉर्म में ट्राइबल आ रहा होगा तो वैसे गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों को ऐसे याद किया जाता है, फुल फॉर्म याद कर लो, बाकी तो फिर हम लोग एलिमिनेट कर ही लेंगे, ओके। अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था, ये जनजाति गौरव दिवस पर लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से इस डेट को भी याद कर लो, है ना, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस, ठीक है। फिर देखो अब ये नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स हो गया है ना, इसमें भी हम लोग वही चीज़ फॉलो करेंगे, है ना। जैसे कि समृद्ध प्रोग्राम है, अभी नाम से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समृद्ध प्रोग्राम किसके लिए है, स्टार्टअप्स के लिए है, ठीक है, स्टार्टअप एक्सेलरेशन के लिए है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, MeitY के अंदर, ओके। तो दो चीज़ें याद करनी थी, दो चीज़ें हमने याद कर ली, स्टार्टअप्स के लिए किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MeitY, ओके। फिर देखो शिल्प दीदी महोत्सव, अब ये नाम से समझ में आ रहा है, शिल्प दीदी, है ना। शिल्प मतलब क्या है, आर्टिसंस, है ना, क्राफ्ट आर्ट यही सब तो होता है शिल्पकारी, है ना। और दीदी मतलब वुमेन, ठीक है। तो ये नाम से समझ में आ रहा है कि फीमेल आर्टिसंस के लिए हुआ, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कुछ याद करने को है ही नहीं, ओके। फिर देखो लखपति दीदी, है ना, इसमें क्या याद रखना है कि एक अभी इसी में ही लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, लखपति दीदी सम्मेलन, ये जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, जलगांव महाराष्ट्र। अब ये लखपति दीदी है क्या, ये भी याद कर लो। लखपति दीदी इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, है ना, मेंबर हु अर्न्स एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप का जिसकी सालाना इनकम 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलेंगे लखपति दीदी, ठीक है। तो अभी पहले 1 करोड़ का टारगेट था कि हम लोग को 1 करोड़ लखपति दीदी बनानी है, बट अब ये क्योंकि अचीव हो गया है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 करोड़ का है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं जानना है। फिर देखो धम्म कॉन्फ्रेंस, है ना, धम्म कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, फेस्टिवल है ना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसमें बस ये इम्पोर्टेंट होता है कि कोई चीफ गेस्ट आया है और कहाँ पर हुई है, प्लेस, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं बस, और एक थीम भी हो सकती है अगर है कुछ तो, ठीक है। तो ये धम्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, अहमदाबाद में। चीफ गेस्ट कौन थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, ओके। थीम क्या थी, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। फिर ये बेकार है ना, और संपूर्णता अभियान कैंपेन ये भी बेकार है। रीसेट प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट है ना, अगेन वही नाम से नहीं समझ में आ रहा है, रीसेट क्या रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रीसेट ये किसके लिए है, ये रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए है, ठीक है, उनको एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर हो चुके हैं ना अपने स्पोर्ट्स से, तो उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ओके। तो स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा,
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। फिर देखो चंद्रयान 3 है ना, इस पे तो कई बार क्वेश्चन आ ही चुके हैं, है ना, जितने भी रिसेंटली स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हुए हैं अदर स्टेट्स के, उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको पता है। ठीक है, इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो यही याद रखना है कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने साउथ पोल पे लैंड किया है। ओके, लैंडर का नाम क्या है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। ओके, फिर देखो लॉन्च कब हुआ था, 14 जुलाई 2023। ओके, किसने किया था ये तो याद ही है, इसरो ने किया था। कहाँ से किया था लॉन्च, सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में, है ना, ये श्री हरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसका बजट कितना था, 615 करोड़। ठीक है, 615 करोड़। अब ये लॉन्च तो हुआ था 14 जुलाई को, ओके, और लैंड कब हुआ था जाके, 23 अगस्त को। ठीक है, और 23 अगस्त को इसी वजह से नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया था नरेंद्र मोदी ने। नेशनल स्पेस डे जिस दिन लैंड हुआ था ना हमारा, 23 अगस्त को। कहाँ पर लैंड हुआ था, जहाँ पर लैंड हुआ था उस साइट का भी नाम रख दिया है शिव शक्ति। ठीक है, चंद्रयान 2 कहाँ पर लॉन्च हुआ था, तिरंगा पॉइंट पे, और चंद्रयान 3 कहाँ पर लैंड हुआ है, शिव शक्ति। ठीक है, मतलब ये जगह का नाम रख दिया है, जैसे यहाँ पर लैंड हुआ है ना, तो इस पॉइंट का नाम रख दिया है शिव शक्ति। ओके, सरफेस पॉइंट है ना, ये भी वही चीज़ है, जवाहर पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया साइट, मान लो इतनी बड़ी साइट होगी, बट जिस पॉइंट पे आके रुका है वो, ठीक है, उसका नाम है जवाहर पॉइंट। ठीक है, अब ये रोवर पहले ही बता दिया है ना, प्रज्ञान। ठीक है, तो रोवर का नाम है, सॉरी, ये लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये दो चीज़ें याद रखना। ठीक है, एक है लैंडर, एक है रोवर। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। ठीक है, अब इसमें कुछ पेलोड्स हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पेलोड से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पेलोड का नाम क्या है, शेप। ठीक है, स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। तो एक तो पेलोड ये हो गया, शेप। ठीक है, अब इसके जो लैंडर और रोवर हैं इनमें भी कुछ पेलोड्स हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है और अलग अलग याद रखना है। जैसे लैंडर के कौन कौन से हैं पेलोड, रंभा, चस्ते एंड इल्सा। रोवर के कौन है, एपीएक्सएस एंड लिप्स। ठीक है, और इनके हमको फुल फॉर्म भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फुल फॉर्म नहीं याद कर पा रहे हो कोई बात नहीं, फुल फॉर्म मत याद करो, लेकिन फिर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसका यूसेज क्या है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे रंभा का क्या है, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी। ठीक है, मतलब ये प्लाज्मा डेंसिटी को नापेगा। ओके, वैसे ही चस्ते है ना, ये क्या है, ये थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट है ना, तो वही है, थर्मल प्रॉपर्टीज नापेगा। इल्सा ये क्या करेगा, ये सीस्मिसिटी नापेगा, है ना, जो भी लैंडिंग साइट है उसके अराउंड जितनी भी सीस्मिसिटी है वो नापेगा। एपीएक्सएस इसका फुल फॉर्म याद कर लो तो वैसे ही पता चल जाएगा ये क्या करता होगा। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ना, स्पेक्ट्रोमीटर है तो क्या करेगा, एलिमेंटल कंपोजिशन, है ना, मतलब वहाँ की मिट्टी का जो लूनर सॉइल है उसका क्या कंपोजिशन है ना, वो जानेगा। फिर लास्ट है लिप्स। लिप्स क्या है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना, ये क्या करेगा, ये केमिकल कंपोजिशन नापेगा। ठीक है, मेज़र करेगा कि किसमें क्या क्या है। ओके, ये एलिमेंटल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन। ओके, समझ गए। तो बस यही इंपॉर्टेंट था चंद्रयान 3 के बारे में, यहीं से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ओके, अब देखो इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, है ना, तो ये कहाँ पर चला है, बस इतना याद रखो। इंडिया का पहला है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कहाँ पर चला है, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ। ठीक है, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, इन 3 जगह चलेगा, मतलब इन तीनों को कनेक्ट करेगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ओके, अच्छा, इसी के साथ ही हिंदी वाली जो घटना चक्र है ना, मतलब आई दृष्टि है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग लास्ट में चलो कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देखो लास्ट में वो लिखा हुआ है, ये देखो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना हिंदी वर्जन में, तो आप उसकी टेंशन मत लो कि हिंदी वर्जन में एक्स्ट्रा दे रखा है, इंग्लिश में कम है, उसकी आप चिंता मत करो। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी ना हिंदी वाले से, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे आज के लेक्चर में नेशनल अफेयर्स में जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है, वो कवर कर लिए, है ना। ये याद कैसे आया, ये याद ऐसे आया कि इंडिया की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है ना,
वंदे मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है इंडिया की पहली, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? ये भुज से लेके अहमदाबाद तक चलेगी, ठीक है, गुजरात में भुज से लेके अहमदाबाद तक। ये पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, इस वजह से याद आ गया, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रैपिड रेल पढ़ रहे थे। चलो वापस आते हैं। हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे थे ना, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ओके, फिर देखो होयसाला टेम्पल, है ना, तो होयसाला टेम्पल ये भी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको बनाया गया है, ठीक है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें बेसिकली 3 टेम्पल आते हैं, होयसाला टेम्पल में 3 आते हैं। तो उन 3 कौन कौन से हैं? एक है चिन्ना केशव टेम्पल इन बेलूर। ओके, ये किसने बनवाया था? होयसाला किंग विष्णुवर्धन ने। ओके, फिर दूसरे हैं होयसलेश्वर टेम्पल इन हैलिबेट। थर्ड है केशव टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरा, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण के 3 फॉर्म्स डिपिक्ट किए गए हैं, कौन कौन से? जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल। कहाँ पर? केशव टेम्पल में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में बना के दे सकता है। ओके, फिर देखो अब कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की बात कर लेते हैं, है ना। अब रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में भी अगेन वही चीज़ है कि इसको लास्ट में एक साथ दे रखा है ना, जितनी भी मेजर रिपोर्ट्स हैं उसको एक पेज में दे रखा है। चलो देख लेते हैं। लास्ट पेज में इकट्ठी करके इन्होंने दे रखी है, तो वो अच्छा काम किया है टेबल के फॉर्म में। ये देखो, काम गया। हाँ, ये देखो मेजर स्कीम सारी इसमें दे रखी हैं, है ना, मेजर इनिशिएटिव्स भी दे रखे हैं, मेजर एप्स, कैंपेन्स, पोर्टल, तो ये टेबल फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी रिपोर्ट्स का भी दे रखा है इन्होंने, शायद ऐड नहीं है इसमें पेज, बाद में दे रखा होगा, है ना। तो वहाँ से पढ़ लेना, ऐसे अलग अलग याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कितना ही रटोगे। ओके, अब जो नहीं वहाँ पे दे रखी है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखना तो मतलब सभी है, बस बता रहे हैं कि टेबल से पढ़ लेना, वहाँ से अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो देखो पहला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स, है ना। अब इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखो ये किस दिन दिए गए थे? स्वच्छ वायु दिवस वाले दिन दिए गए थे, ठीक है, स्वच्छ वायु दिवस। ओके, क्लीन एयर डे। ओके, स्वच्छ वायु दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। पहली चीज़ तो यही याद रखनी है। दूसरी क्या? कि ये पार्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर का, है ना। जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड है ये किसके अंडर में दिए जाते हैं? नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर। ओके, बस यही याद रखना है। अब ये जो 7 सितंबर है ना, स्वच्छ वायु दिवस, ये किसने डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, UNGA ने। ओके, अब इसमें क्या याद रखना है? रैंकिंग्स याद रखनी है। ओके, क्योंकि अवार्ड है तो फिर रैंक याद रखनी पड़ेगी। तो कैटेगरी 1 में किसको मिला है? सूरत। कैटेगरी 2 में फिरोज़ाबाद, और कैटेगरी 3 में रायबरेली। अभी कैटेगरी डिफाइंड कैसे होती है? कैटेगरी 1 वो है 10 लाख से ऊपर जिसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और 3 से 10 लाख कैटेगरी 2, और 3 लाख से कम कैटेगरी 3, ठीक है। तो 10 लाख से ऊपर वाली में सूरत है, और 3 से 10 लाख में फिरोज़ाबाद, और 3 लाख से कम वाली में रायबरेली टॉप पर है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी थी। फिर देखो, अच्छा इसमें फिर ये NIRF रैंकिंग दे रखी, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, कि IIT कौन से रैंक पर ऊपर है। ऐसे ही वो भी है QS रैंकिंग्स, है ना, तो ये सब बेकार है, ये सब मत पढ़ो, ये सब नहीं पूछेगा। SDG इंपॉर्टेंट है ना। SDG तो लाइक फेवरेट टॉपिक है UPPCS का। ओके, तो SDG इंडेक्स भी आप पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो जो इंडिया का नेशनल स्कोर है SDG में वो 71 है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है ना, उसमें इंडिया का नेशनल स्कोर 71 है। ओके, फिर देखो अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मर कौन है ना, सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है? उत्तराखंड एंड केरला, ठीक है, दोनों का नाम याद रखना, उत्तराखंड एंड केरला, ये टॉप पर है SDG के मामले में। सबसे नीचे कौन है? सबसे बेकार कौन है? बिहार, फिर झारखंड। ओके, अच्छा फास्टेस्ट मूविंग स्टेट कौन है, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा तरक्की करी है ना, वो कौन है? उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखना, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मर उत्तराखंड केरला, लोएस्ट बिहार एंड झारखंड, एंड फास्टेस्ट मूविंग, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। फिर देखो एक ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, है ना, तो ये क्या हो गया?
ऐसे हो गया कुछ, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लो बस सिंपली, जितनी भी स्टेट ऑफ वाली रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, स्टेट ऑफ और आगे कुछ लिखा होगा, वो सब कौन निकालता है? FAO, ठीक है, फाओ। बस इतना याद रखोगे तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, इसको जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सोफी, है ना, लिखा है ना, तो वही हो गया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। SOF जहाँ लिखता दिख जाए ना तो समझ जाओ, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, फूड। ओके, तो स्टेट ऑफ जहाँ लिखा हुआ दिख जाए वो फाओ निकालता है। ओके, ऐसे याद कर लो, बाकी लोग भी हैं बट मेन है हमारा फाओ, ठीक है। फिर देखो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो इंडेक्स जितने भी होते हैं उसमें क्या याद रखना होता है? एक तो उसको निकालता कौन है और इंडिया की रैंक क्या है, बस ये दो चीज़ हम लोग को याद रखनी होती है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन निकालता है? WEF, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 54th, बस, ठीक है। फिर देखो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये कौन निकालता है? EIU, ये कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, इनके हिसाब से टॉप कंट्री कौन, सॉरी कंट्री क्या मतलब सिटी कौन सी है लिवेबिलिटी के मामले में? वियना, ठीक है, वियना टॉप लिवेबल कंट्री है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया की 2 सिटीज़ इसमें आती हैं, है ना, तो न्यू दिल्ली और मुंबई, ठीक है। अब न्यू दिल्ली 141 रैंक पर है एंड मुंबई भी 141 रैंक पर है, ठीक है। तो दोनों ही कंबाइंड रैंक है, दोनों टाइड है, दोनों में 141, ठीक है, न्यू दिल्ली एंड मुंबई, ये याद रखना था। अभी कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये सब बेकार है, इस सब से नहीं पूछेगा कुछ, है ना। ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष ये भी बेकार है। ये देखो QS बता रहे थे ना, है ना, जैसे NIRF है वैसे ये QS है, ये भी नहीं पूछेगा, है ना, इसको भी हटा दो। स्टार्टअप रैंकिंग, है ना, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना, स्टार्टअप है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही निकालेगा। इसमें बस ये याद रख लो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, 4 हैं, है ना। 21 कैटेगरी में जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, और 1 करोड़ से नीचे वाले में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर देखो रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया कौन निकालता है? NCRB, बस इतना याद रखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB निकालता है, बस और कुछ नहीं इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये और याद रख सकते हो क्राइम के मामले में, कि क्राइम के मामले में अगर एब्सोल्यूट नंबर में हम लोग देखें, है ना, एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो उसमें टॉप पर है UP, ठीक है। बट अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो टॉप पर कौन है? दिल्ली, ठीक है, परसेंटेज में दिल्ली और एब्सोल्यूट नंबर में UP, ठीक है। अच्छा, रोड एक्सीडेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट के मामले में टॉप पर कौन है? इंडिया, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट इंडिया में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना एंड USA है। बट अगर वही अगेन परसेंटेज के बारे में हम लोग बात करें तो टॉप पर कौन है? वेनेजुएला, ठीक है। ये तो हम लोग एब्सोल्यूट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया, चाइना एंड US। बट अगर परसेंटेज के बारे में बात करें, रेट के बारे में, तो उस पर टॉप पे वेनेजुएला है रोड एक्सीडेंट के मामले में, ओके। तो ये थे हमारे नेशनल अफेयर्स। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, है ना, उसको भी देख ही लेते हैं साथ में ही, ठीक है। तो ये BRAP रैंकिंग्स आई हैं, है ना, रैंकिंग्स क्या मतलब प्लान है ये, उसमें UP को टॉप अचीवर का स्टेटस दिया गया है। ये BRAP है क्या? बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ठीक है, BRAP बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, इसके अंडर UP को टॉप अचीवर का स्टेटस दिया गया है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया की 2 माइंस हैं जिनको टॉप 10 कोल माइंस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो ये जान लो, है ना, कौन कौन सी हैं। सेकंड नंबर पे गेवरा OC माइन, है ना, और 4th नंबर पे कुसमुंदा OC माइन, ठीक है, ये दोनों ही झारखंड में है, ठीक है। ये किसकी लिस्ट है? ये टॉप 10 माइंस इन द वर्ल्ड, है ना, लार्जेस्ट के मामले में बात हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस, ठीक है, इसको रिलीज किसने किया है? worldatlas.com, ठीक है। तो ये 2 माइंस थी, इनका नाम याद रख लेना, गेवरा एंड कुसमुंदा, ओके। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या रखा है? श्री विजयपुरम, ये भी याद रखना, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब हो गया है श्री विजयपुरम, ओके। पोर्ट ब्लेयर क्या है? कैपिटल है ना अंडमान निकोबार की। अब कोई कैपिटल पूछे ना अंडमान निकोबार आइलैंड की तो फिर श्री विजयपुरम बताना, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर नहीं, ओके।
खेल उत्सव, है ना। खेल उत्सव ये किस लिए मनाए गए थे? टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये स्टेटमेंट में बोल सकता है कि खेल उत्सव क्यों मनाया गया। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए किसकी? ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद। ओके, अच्छा खेल उत्सव के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स थे? ठीक है, तो इसके अंदर 4 स्पोर्ट्स थे। ओके, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। ठीक, बस इतना ऐसा याद रखना है और कुछ नहीं। ये कहाँ पर हुए थे? ये दिल्ली में ही हुए थे, जवाहर नेहरू स्टेडियम है ना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहीं पर हुए थे ये खेल उत्सव। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो। फिर देखो ये वक्फ अमेंडमेंट ये सब बेकार है ना। सिमिलरली ये एनुअल सर्वे ये सब हटाओ, है ना। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है ना। पहले ही बताया था कि यूनेस्को वाली जितनी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है, इसमें इंडिया की 3 जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी? रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड श्रीयाद लोकन। ठीक है, श्रीयाद लोकन। ठीक है, तो अब इनके क्या याद रखना है? एक तो यही याद रखना है कि क्या क्या इंक्लूड हुआ है, और दूसरा किसने लिखा है। ठीक है, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, है ना। और ये श्रीयाद लोकन ये किसने लिखी है? आनंद वर्धन। ठीक है, ये दोनों तो याद रह जाएंगी, ये थोड़ा अजीब सा नाम है तो इनका नाम याद रखना। श्रीयाद लोकन किसने लिखी है? आनंद वर्मन ने। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी कुछ इंडिया की जो लिस्टेड है ना रजिस्टर में, उसको एक बार बस रीड कर लेना। ठीक है, फिर देखो इंडिया एमर्जेस एज द 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली, है ना। तो ये बस पता होना चाहिए कि सोलर पावर में इंडिया कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर है। ओके, बाकी ये बिमस्टिक वगैरह ये सब बेकार है ना। इस स्टैटिक वाली चीज़ें यहाँ पे सब लिखी हुई हैं, है ना, इसमें करंट का कुछ है ही नहीं। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, अगेन वही चीज़ें करेंगे। कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पर हुई थी एंड थीम क्या था, बस खत्म। न्यू दिल्ली में हुई थी, थीम क्या था? द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, सिंपल। अच्छा इसका जो ये किसने कराई थी? एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी याद कर लेना चाहो तो। इसका हेडक्वार्टर है उलानबतर मंगोलिया। ठीक है, उलानबतर मंगोलिया में। ठीक है, अब ये स्टैचू ऑफ शिवाजी रिवील हुई थी, है ना, महाराष्ट्र में। तो अब ये जो कुछ स्टैचूज़ का इन लोगों ने दे रखा है, इसको एक बार रीड कर लेना। इसमें क्या याद रखना है? जैसे स्टैचू ऑफ वननेस है ना, एक किसको डिपेक्ट करती है? आदि शंकराचार्य। कहाँ पर है? खंडवा मध्य प्रदेश। बस इतना याद रखना है। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य, खंडवा मध्य प्रदेश। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य, हैदराबाद। यूनिटी वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है? सरदार सरोवर डैम, गुजरात में। ठीक है, वैसे ये तिरुवल्लुर स्टैचू तिरुवल्लुर को डिपिक्ट करती है, कहाँ पर है? कन्याकुमारी। तथागत ताल बुद्धा रबोंग, है ना, कहाँ पर है? ये सिक्किम में। ठीक है, अहिंसा स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ, है ना, कहाँ पर है? नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य, है ना, इनकी कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, है ना। स्टैचू ऑफ पीस अगेन देखो ये 2 है स्टैचू ऑफ पीस, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों ही स्टैचू ऑफ पीस हैं बट अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार बस इसको रीड कर लेना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, वननेस, इक्वालिटी एंड यूनिटी। ठीक है, स्टार्टिंग की 3 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी एक बार पढ़ लेना बस। अब देखो आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, इसमें बस रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि नेशनल आइकन PWD का किसको बनाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये राकेश कुमार को बनाया है। ठीक है, और ऑलरेडी एक और कौन है? मिस शीतल देवी। ठीक है, तो 2 हो गए हैं अब नेशनल आइकन फॉर PWD। ठीक है, राकेश कुमार एंड मिस शीतल देवी। ओके, फिर देखो ये जो बेकार की न्यूज़ है उसको हम लोग स्किप करते जा रहे हैं, इसमें मौसम है ना, ये नाम से समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्यों पढ़ें। ठीक है, तो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो बताते जा रहे हैं बस। जैसे चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? आगरा में। ओके, विज़न नेक्स्ट, है ना, ये विज़न नेक्स्ट क्या है? देखो ये एक ट्रेंड है, मतलब वेब पोर्टल है जो फैशन के ट्रेंड को बताएगा। ठीक है, फैशन ट्रेंड को। ठीक है, इसी वजह से ये देखो फैशन ट्रेंड बुक है, ये एक तरह से
परिधि 24x25, ठीक है। तो ये नाम भी याद रख सकते हो कि परिधि 25 किस में आता है, ये विजन नेक्स्ट में ही आता है। किसके लिए? फैशन के लिए, ठीक है। ये फैशन ट्रेंड बुक है, ओके। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। फिर देखो सागर मंथन, है ना, ये डायलॉग था सागर मंथन, द ग्रेट ओशन डायलॉग, कहाँ पर हुआ? मुंबई में, बस, ठीक है। फिर देखो ये सब बेकार है, ठीक है, जो काम की चीज़ है वो बता रहे हैं बस। प्रोजेक्ट अस्मिता, है ना, नाम से नहीं समझ में आ रहा है अस्मिता क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 22,000 बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस में इन द नेक्स्ट 5 years, है ना। अब बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कौन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो दो लोग मिलकर करेंगे, इनका नाम ज़रूर याद रखना है ना, ये स्टेटमेंट में ऐसे ही पूछेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस एनसीईआरटी बोल देगा, है ना। और हम लोग को लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी तो ये काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी, दो, ठीक है। फिर देखो, हाँ, तो ये तो है ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी, और इसके साथ साथ एक लोग और हैं, भारतीय भाषा समिति, ठीक है, भारतीय भाषा समिति, ये भी हैं साथ में यूजीसी के, ओके। फिर देखो शहर प्रोग्राम, है ना, ये किसके लिए है? ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है। किसके लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ओके, जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स को इंक्रीज किया जाए, एनहेंस किया जाए इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, शहर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये शहर नाम से तो क्या समझ में आ रहा है कि सिटी के लिए कुछ होगा, है ना, सिटी डेवलपमेंट टाइप की चीज़ें, बट नहीं, ये किसके लिए? ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें याद की जाती हैं जो नाम से हम लोग कंफ्यूज हो जाएं, जो हम लोग गलत करके आएँ। तो नाम से हम लोग ऑब्वियस है बिल्कुल, है ना, उसको तो हम लोग सही कर ही देंगे कॉमन सेंस से, इतना तो हमारा कॉमन सेंस है ही, ठीक है। फिर देखो एक ये सीनियर केयर रिफॉर्म्स आए हैं, है ना, तो इसमें बस ये याद रखना ये किसने निकाले हैं? नीति आयोग ने, ठीक है, सीनियर केयर रिफॉर्म्स बाय नीति आयोग। फिर देखो एक ये ग्रो इनिशिएटिव निकाला है, नीति आयोग का ही है, ग्रो इनिशिएटिव, ठीक है। ये भी देखो नाम से नहीं समझ में आ रहा है, ग्रो क्या ग्रो हो रहा है? कुछ भी ग्रो हो सकता है ना, ग्रो तो ऐप भी है, ठीक है। तो ये ग्रो क्या है? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखोगे तब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वेस्टलैंड के लिए है, ठीक है। फिर ये देखो महतारी वंदना योजना, अगेन दूसरे स्टेट की स्कीम है ना, तो हम लोग क्या याद रखेंगे? उसका ऑब्जेक्टिव और किस स्टेट की है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है, क्या है? ये एलिजिबल मैरिड वुमेन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए है। अब कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब नहीं याद रखना है, सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, कहाँ की है स्कीम और क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर देखो इंटरनेट फ्रीडम ऑफ इंडिया, है ना, इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया, ये एक वो निकाला है, डाटा निकाला है, किसने? टॉप 10 VPN, है ना, ये टेक कंपनी है जिसका नाम है टॉप 10 VPN, उन्होंने डाटा निकाला है। उनके हिसाब से अगर इंटरनेट बैन्स की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इंडिया टॉप पर है, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरनेट बैन कहाँ पर लगते हैं? इंडिया में, ठीक है। फिर देखो सिलक्यारा टनल, है ना, जो भी उसमें लोग फंस गए थे, रेड होल माइनिंग, है ना, रेड होल माइनिंग की वजह से इसमें लोग फंस गए थे। रेड होल माइनिंग बेसिकली क्या होता है? मतलब एक माइन में सिर्फ इतना पतला सा छेद बनाया जाए, मतलब होल बनाया जाए जिससे सिर्फ एक इंसान ही निकल सके, ठीक है। तो इस टाइप की माइनिंग को बोलते हैं रेड होल माइनिंग। उसी वजह से यहाँ पे लोग फंस गए थे सिलक्यारा टनल में। ये कहाँ पर है? बस ये याद रखो, सिलक्यारा टनल कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर सी बकथॉर्न, है ना, ये क्या है? ये GI टैग मिला है इसको, है ना, सी बकथॉर्न को GI टैग मिला है। कहाँ से आता है ये सी बकथॉर्न? लद्दाख, ठीक है, बस इतना याद रखना है, सी बकथॉर्न कहाँ से आता है? लद्दाख से। इसको रिसेंटली GI टैग मिला है। अब लद्दाख के कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिल चुका है ना, इन द पास्ट, तो वो भी याद कर लो यहीं पे, है ना, पाशमीना, एप्रिकॉट एंड लद्दाखी वुड, है ना, ये 3 चीज़ें और हैं, ठीक है। फिर देखो वेबर फेलोशिप, अगेन नाम, है ना, नहीं समझ में आ रहा है किस लिए है, ठीक है। तो ये ऐसे इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट के लिए है जो एब्रॉड में है, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप वापस इंडिया में आओ, यहाँ पे आप अपना सहयोग दो, है ना, ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का कोलैबोरेशन के लिए है इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड एब्रॉड्स के लिए, ठीक है, वेबर फेलोशिप, ठीक है।
अब ये देखो साइंटिस्ट वाली चीज़ें हैं तो कौन निकालेगा, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल है, ये तो हम लोग गेस कर सकते थे। फिर ये देखो समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, है ना, ये इंडिया की पहली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, समक्का सरक्का। ठीक है, ये किसके ऊपर नाम रखा गया है, ये ट्राइबल गॉडेस हैं। ठीक है, समक्का एंड सरक्का, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। क्या है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर देखो इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कौन है, वादनगर, गुजरात। ठीक है, गुजरात में है ये। ओके, तो ये याद रखना है, इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कौन सी है, वादनगर, गुजरात। फिर देखो नीतीश डिवाइस, है ना, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नीतीश बाबू, है ना, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने नाम पे ही एक डिवाइस निकाला है। इसका काम क्या होगा कि जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं, है ना, मतलब कोई भी इस टाइप की चीज़ें हो रही होंगी, कि लाइटनिंग होगी, फ्लडिंग होगी, है ना, हीट वेव आएगा, है ना, उस टाइप की चीज़ें हैं, तो ये आधे घंटे पहले आपको अलर्ट कर देगा। ये जो डिवाइस है वो आधे घंटे पहले आपको अलर्ट कर देगा। ठीक है, बस यही है नीतीश डिवाइस, बिहार का है। फिर ये देखो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन, कहाँ पर हुई है, बस ये याद रखो, कच्छ। ठीक है, कच्छ, गुजरात। ये भी सी केयर पोर्टल है। ठीक है, तो ये सी केयर नाम से नहीं समझ में आ रहा है सी क्या है, तो इसमें ये याद कर लो, सी मतलब कोल। ठीक है, कोल, बाकी तो फिर हम लोग गेस कर ही लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल करेगा जब कोल है तो, है ना। फिर एक और कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल, ये कहाँ पर हुई है, विजयवाड़ा। ठीक है, अब टेक्सटाइल आ गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करेगी, ये तो सिंपल था। ठीक है, कहाँ पर हुई है, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ओके, वैसे ही देखो गोल्डन टाइगर देखा गया है कहाँ पर, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, फिर देखो PM यशस्वी योजना, अगेन नाम। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके लिए है, OBCs, EBCs एंड DNTs के लिए। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, इन तीनों लोगों के लिए यशस्वी स्कीम। ठीक है, फिर देखो एक ये जेलिफू प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब बेसिकली ये इंटरनेशनल सिटी बनाई जा रही है, इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, कहाँ पर, भूटान एंड असम। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं, भूटान एंड असम। ठीक है, जेलिफू प्रोजेक्ट। ओके, फिर देखो एक गरबा को इंक्लूड किया गया है अभी, इंटेंसिबल कल्चरल हेरिटेज, है ना, यही तो क्वेश्चन भी आया था इस बार CSE मेंस में, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। ओके, फिर देखो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन में आ गया है ना, ये कहाँ पर है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट सूरत, गुजरात में। ओके, वैसे ही इंडिया का पहला गवर्नड स्टेट केरला, है ना। तो इस टाइप की जितनी भी न्यूज़ है ना, ये फर्स्ट वाली कि इंडिया में ये पहली बार हुआ है ना, इस स्टेट में ये पहली बार हुआ है, ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है। ओके, इसका ऑलरेडी कंपाइल करके एक साथ डाला हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप देखोगे ना, जो हम लोगों ने PDF डाली है आई10T की, उसमें ये सब पूरे जितने भी आई10T का है ना, इवन सिर्फ नेशनल अफेयर्स नहीं, पूरी आई10T में इस टाइप की जितनी भी न्यूज़ हैं, ये फर्स्ट वाली, वो सब कंपाइल करके एक ही पेज में लिख दी हैं, है ना। तो वैसे याद करना ईजी होगा, तो वहाँ से आप कर लेना। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं से डाउनलोड कर लो, है ना, नहीं तो खुद के नोट्स बना लो जैसा आपका इच्छा। ठीक है, फिर ये देखो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ है, तिरुवनंतपुरम, केरला। ओके, वैसे ही देखो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट बना है, ये भी देखो फर्स्ट है, फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, कहाँ पर बना है, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल अफेयर्स खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये टेबल वाली चीज़ें बची गई, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मेजर स्कीम्स देखो, है ना, इसमें क्या याद रखना है, जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी स्कीम है, तो देखो PM सूर्य घर योजना, है ना, इसमें क्या याद रखना है, इसमें बस ये याद रखो कि 300 यूनिट फ्री मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का 300 यूनिट फ्री मिलेगा, और इसका आउटले कितना है, 75,021 करोड़। ठीक है, फिर देखो अब ये देखो मंत्री सूर्योदय योजना, है ना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, है ना, जब PM सूर्योदय योजना है, जब PM इसमें लिखा ही हुआ है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, है ना, बाकी इसमें ऐसा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। ठीक है, तो इसको स्किप करो,
वैसे ये देखो नमो ड्रोन स्कीम, इसको भी स्किप करो, है ना, इसमें याद करना ही है तो बस ये याद कर लो कि 15,000, ठीक है, 15,000 वुमेन्स को हेल्प करी जाएगी नमो ड्रोन स्कीम में, ठीक है। लखपति दीदी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अमृत धरोहर, है ना, अब इसमें देखो नाम से नहीं समझ में आ रहा है अमृत धरोहर किस लिए होगी, ठीक है, तो इसमें बस ये अंडरलाइन कर लो, ये वेटलैंड्स के लिए है, ठीक है, टू कंजर्व वेटलैंड्स, बस इतना याद रहेगा तो फिर हो जाएगा काम, ओके। बस ये देखो प्रणाम स्कीम, नाम से नहीं समझ में आ रहा है प्रणाम, ये किसके लिए, एक केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए, ठीक है, तो ऐसे पढ़ा जाता है। अब जैसे कि इतना था, अब इसमें हमें मोटा मोटा क्या याद रखना है, इसमें मोटा मोटा बाकी ये तो सब एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, याद क्या नहीं होगा, अमृत धरोहर योजना वेटलैंड के लिए, पीएम प्रणाम स्कीम किसके लिए, केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये 2 चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी थी बस, ठीक है। ऐसे स्मार्ट स्टडी करी जाती है, इसी वजह से हमारा चैनल का भी नाम है स्टडी स्मार्ट, ओके। हम लोग यही करते हैं, इसी का ही ये गैप फिलिंग जो है वही काम है हमारा, ठीक है। अभी देखो होम मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है क्या, नाम से ही नहीं लग रही है, छोड़ दो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, है ना, ये नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है, ठीक है, तो नैनो फर्टिलाइजर के लिए होगी, इसको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये देखो विश्वकर्मा स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछी भी जा चुकी है, तो ये किसके लिए, विश्वकर्मा स्कीम आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन्स के लिए, ठीक है। इसमें आउटले कितना है, 13,000 करोड़, ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी थी, आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन के लिए 13,000 करोड़ इसका आउटले, ओके। किसके अंडर आती है, MSME, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर, ओके। अभी देखो अस्मिता प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्लान, है ना, इसमें ऐसा कुछ याद करने लायक है नहीं, ये बस क्या याद रखोगे कि 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, ये ICAR के अंडर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ओके। बाकी ये टिम्बर सर्टिफिकेशन ये हटा दो, मिस्टी योजना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी क्या याद रखना है, बस ये मिस्टी योजना किसके लिए, मैंग्रोव्स के लिए, ठीक है, बस इतना याद रखना है। जैसे ये वेटलैंड्स के लिए था अमृत धरोहर योजना, वैसे ही है ये मिस्टी योजना किसके लिए, मैंग्रोव्स के लिए, ठीक है। अब ये मैंग्रोव्स के लिए है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ही आएगी, ये तो कॉमन सेंस है, ओके। फिर ये देखो रीफ है तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अंडर आएगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ याद करने को है नहीं, इसमें भी कुछ याद करने को नहीं है। अब ये देखो कुछ नाम है ना, माहिर हो गया, लीन प्लान हो गया, प्रेरणा प्रोग्राम हो गया, ये नाम से देखो नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके आपको पढ़ना पड़ेगा, माहिर, लीन एंड प्रेरणा। अब जैसे माहिर ये किसके लिए है, ये पावर सेक्टर से रिलेटेड है, बस इतना याद रखो, माहिर पावर सेक्टर से रिलेटेड है, लीन ये क्या है, ये MSME से रिलेटेड है, और प्रेरणा ये किस लिए है, फॉर लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए। फिर देखो ये कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं, है ना, किसके क्या इनिशिएटिव हैं वो याद रखने हैं। जैसे कि देखो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कहाँ का है, कर्नाटका का, ठीक है, नाम से तो समझ में आ रहा है डिजिटल डिटॉक्स, है ना, डिजिटल है, ठीक है, तो डिजिटल क्या होगा, गेमिंग होगी, है ना, ऑनलाइन गेमिंग से डिटॉक्स के लिए, मतलब उससे दूर हटने के लिए वो है, ठीक है, कहाँ का है, कर्नाटका गवर्नमेंट का, ठीक है। फिर देखो घर घर सोलर इनिशिएटिव, ये किसका है, टाटा पावर, ठीक है। अग्नि इनिशिएटिव, अग्नि का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण इनिशिएटिव, ठीक है। अब फुल फॉर्म याद है तो फिर हम समझ गए आयुर्वेदा है, ठीक है, आयुर्वेदा है तो फिर किसके अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, ठीक है, बस इतना ही याद रखना था। फिर देखो मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव, ये किसका है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। स्किल्स ऑन व्हील्स, ये किसका है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इसके अंडर क्या होगा, 60,000 यूथ, है ना, इनको स्किल किया जाएगा। फिर मेरा गांव मेरी धरोहर इंपॉर्टेंट है ना, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है, पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर सागर परिक्रमा, है ना, ये तो सागर से रिलेटेड है तो फिर फिशरीज से रिलेटेड होगा, ठीक है, फिशरमैन्स के लिए। अब ये देखो 75/25 इनिशिएटिव, 75/25 इनिशिएटिव, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर आएगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। अभी 75/25 का मतलब क्या है कि हम 75 मिलियन पीपल को जो कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ के शिकार हैं उनको निकालेंगे 2025 तक, ठीक है, उनको हम लोग मतलब क्योर करेंगे, ओके। फिर AI एंकर हैं ये 2, इनका नाम याद रखना कि ये कृष और भूमि,
ठीक है। कृष और भूमि ये क्या है, ये एआई एंकर है, ठीक है। बाकी तो लाइक डीडी किसान का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। बाकी नाम से ही समझ में आ रहा है, एआई एंकर कृष एंड भूमि, है ना, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते होंगे, ठीक है। वही देखो एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके। अब ये कुछ मेजर ऐप्स हैं, है ना, तो इस किसने लॉन्च किए हैं और उनका काम क्या है, बस ये याद रखो। जैसे सारथी, ये किसका है, सेबी का, है ना। अब सेबी का है तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए होगा, है ना। फिर लोकपत मोबाइल ऐप, ये किसका है, ये मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उन्होंने निकाला है, ठीक है। मतलब जितने भी गड्ढे वगैरह हो ना, ब्रोकन रोड्स हों, तो उनको रिपोर्ट करो पीडब्ल्यूडी को, ठीक है। उसके लिए है ये लोकपत मोबाइल ऐप। सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। मतलब जो लोग 80 से 85 से ऊपर है ना, और जो डिसेबिलिटी है जिनके पास, है ना, मतलब 40% डिसेबिलिटी हो या तो फिर 85 से ऊपर जिनकी एज हो, ठीक है, तो वो घर बैठ के वोटिंग कर सकते हैं, उसी के लिए है ये सक्षम ऐप, ओके। अब ये देखो सी विजिल ऐप, एक क्रॉस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी मंथली मैगजीन में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मंथली मैगजीन से याद आया कि लाइक जो हमारी लाइक जो आई दृष्टि है, उससे अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो उससे आप 22 क्वेश्चन तो कर सकते हो, है ना। बट अगर आप इसी को लेके जाना है 30 क्वेश्चन तक, है ना, अब 35 में से 35 करना तो बहुत ही मुश्किल है ना। पॉसिबल तो है बट मुश्किल है, ठीक है। बट अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर रहे हो, है ना, तो बाकी जो कि एवरेज जो करेंगे 20 to 20 ही सही करेंगे। अगर आपको ये 7 to 8 क्वेश्चन का एज लेना है, तो उसके लिए आपको मंथली मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। आई दृष्टि से वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, 20 तक तो पहुँच जाओगे, उसके ऊपर फिर आपको मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मंथली मैगजीन का ही कंपाइलेशन CAC, है ना, करंट अफेयर कंपाइलेशन, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से लाइक एक मंथ का विदिन 10 to 15 पेजेस में हम लोग ने कवर कर रखा है, ठीक है। और ये कंप्लीट ईयर का है, तो उसको चेकआउट कर लेना टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी सब उसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखो सी विजिल देख लेते हैं एक बार। सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, ये डायरेक्ट जो भी पोलिंग बूथ है ना, उसको कनेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन से, कि वहाँ पे कुछ भी मतलब मेल प्रैक्टिसेस हो रही हो ना, तो उसको तुरंत का तुरंत रिपोर्ट किया जा सके, ठीक है। संज्ञान मोबाइल ऐप, है ना, ये RPF के डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव, उन्होंने किया है। किस लिए किया है, ताकि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं ना, है ना, अभी ऊपर जो देखे थे नए क्रिमिनल लॉज, उनको मतलब सिखाया जा सके RPF पर्सनल को, उनके लिए है। वैसे ये देखो अनुवादनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है ना, ये हायर स्टूडेंट के लिए है ना, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, ओके, उनको मतलब डिजिटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। फिर देखो ई-साक्षी, है ना, ये मॉस्पी का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। ये किस लिए है ई-साक्षी ऐप, ये इसलिए है कि जितना भी MP लैट्स है ना, MP लैट्स पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंदर जितना भी फंड आता है, ठीक है, तो उसको ट्रैक करने के लिए है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना कहाँ पे खर्च हो रहा है, ठीक है। ग्राम मानचित्र ऐप, है ना, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है ग्राम मानचित्र ऐप में, मतलब जो भी आपका ग्राम है, ग्राम मतलब विलेज है ना, उसकी स्पेशल प्लानिंग होती है। स्पेशल प्लानिंग मतलब उसकी मैपिंग वगैरह होती है थ्रू GIS, है ना, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग मंथली में कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखो पाट मित्रों, है ना, पाट मतलब ही होता है जूट, है ना। अगर आपको ये पता है पाट मतलब जूट होता है तो फिर बस शॉर्टेड है, ओके। पाट मित्रों कौन निकालेगा, जूट है तो टेक्सटाइल निकालेगा, ओके, वही है जूट फार्मर्स के लिए, ओके। फिर देखो सरपंच संवाद, है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ असम ने निकाला है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है सरपंच, है ना, तो लोकल बॉडीज़ के लिए होगा, ओके। फिर देखो इनकोर ऐप, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाला है, ताकि जितना भी मैनेजमेंट वाला काम हो सके, एनरोलमेंट, वोटर टर्न आउट रेशियो, काउंटिंग, रिजल्ट निकालने का प्रोसेस, है ना, ये सिंप्लीफाई किया जा सके, इसी के लिए है इनकोर ऐप, ओके। उल्लास ऐप, ये एजुकेशन मिनिस्टर निकाला है ना, किस लिए, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहेंस किया जा सके, डेवलप किया जा सके, है ना, जो भी बेसिक लिटरेसी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको एनहेंस किया जा सके। फिर नेक्स्ट है ई-सारस ऐप, है ना, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, किस लिए है, ताकि जो
प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना वुमेंस के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उनको ई कॉमर्स से कनेक्ट किया जा सके, उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचा जा सके ई कॉमर्स पे, ठीक है। उसके लिए है ई सारस ऐप। मेघदूत एंड दामिनी, है ना, ये दोनों ही IMD के हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, ये मेघदूत एंड दामिनी। मेघदूत किस लिए है? एग्रोमेट एडवाइजरी डिसेमिनेशन के लिए, है ना, और दामिनी किसके लिए? लाइटनिंग अलर्ट, ठीक है, बिजली का अलर्ट देने के लिए। फिर संकलन ऐप, है ना, ये संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, ठीक है। ये कौन है? होम मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, ये दोनों इन्हीं के अंडर हैं, अमित शाह के अंडर, ठीक है। ये किस लिए है? ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, है ना, और जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं उनके बीच में ब्रिज बनाने का काम करेगा ये संकलन ऐप, ठीक है। न्यू एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज के बीच में ब्रिज बनाने का काम करेगा संकलन ऐप, ठीक है। अब जैसे कुछ कैंपेन्स भी देख लेते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्ले ट्रू कैंपेन, नाडा, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इनका एम क्या होगा? ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो इनका एम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होगा, सिंपल है। माई स्कूल माई प्राइड, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है ये, ठीक है, ये नेशनल नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है, माई स्कूल माई प्राइड। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये असम गवर्नमेंट का है, ठीक है। PM जनमन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, ट्राइबल्स के लिए था, ओके। वाटर स्मार्ट किट कैंपेन, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, ओके। तो जो स्टेट वाले हैं ना, उनका स्टेट ज़रूर याद रखना, ठीक है। फिर मेजर पोर्टल्स हैं कुछ, जैसे एक स्वाति पोर्टल है ना, स्वाति पोर्टल ये किस लिए है? ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद, इन्होंने इशू किया है, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। स्वाति पोर्टल बेसिकली ये है क्या? ये अभी हम लोग लास्ट में इसको भी पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाति पोर्टल, नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ ये लिखा है ना, पार्ट ऑफ स्टेम, है ना, इसी में ही है ये, इसी के ही लिए है स्वाति पोर्टल, ठीक है। इसी में एक बोइंग सुकन्या प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब बोइंग सुकन्या प्रोग्राम क्या है? ये पार्ट ऑफ स्टेम है। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, है ना। है क्या ये बोइंग सुकन्या प्रोग्राम? ताकि वुमेन्स को इनकरेज किया जाए एविएशन सेक्टर में आने के लिए, ठीक है। एविएशन सेक्टर में वुमेन्स का इंकरेजमेंट के लिए है ये बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, ओके। तो वैसे ही एक स्वाति पोर्टल है, ओके। फिर देखो सिम्स 2.0 पोर्टल, ये स्टील मिनिस्ट्री का है, ओके। फिर निर्माण पोर्टल, ये कोल मिनिस्ट्री का है, ओके। ये किस लिए है? ताकि जो UPSC में जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मतलब जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है, उनके लिए है, उनको 1 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये कोल मिनिस्ट्री का है निर्माण पोर्टल, ये अपने काम की चीज़ है, इसको याद रखना, ठीक है। PM सूरज पोर्टल, है ना, ये भी सोशल जस्टिस का है। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल अर्बन अफेयर्स का है, ओके। फिर सुस्वागतम पोर्टल, है ना, सुस्वागतम ये किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। मतलब जो भी एपेक्स कोर्ट है ना, उसमें अंदर घुसने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, पास बनवाना पड़ता है ना। तो उसी के लिए, उसी के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ई पासिस ग्रांट करने के लिए, ओके। ई केयर पोर्टल, अगेन वही फैमिली का ही है, ओके। फिर देखो जो मतलब बाहर लोग फंस गए हैं ना, इंडियंस स्ट्रैंडेड अब्रोड, उनको वापस लाने के लिए ये ई केयर पोर्टल। चैम्पियंस 2.0 पोर्टल, ये MSME का है, ओके। फिर देखो संचार साथी पोर्टल, ये किसका है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर युवा संगम पोर्टल, है ना, युवा संगम पोर्टल ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के यूथ हैं, है ना, उनको लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए ये युवा संगम पोर्टल, ठीक है। तो ये हमारी आई दृष्टि खत्म हो गई है इंग्लिश वाली, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हिंदी में दे रखी है उसको देख लेते हैं। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलेगा? भुज से अहमदाबाद तक, इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत मेट्रो है, ठीक है। वंदे भारत नहीं, वंदे मेट्रो है, ओके। अब एक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी निकला था, ठीक है। ये किसने निकाला था? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। किसके साथ? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक प्लस S&P, ऐसे याद कर लो। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनके हिसाब से टॉप 100 की लिस्ट में 9 इंडियन पोर्ट्स हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी हिंदी वाले में जो इंग्लिश में नहीं थी, ठीक है।
फिर देखो संविधान हत्या दिवस है ना, ये 25 जून को मनाया गया था, ठीक है। तो ये हर साल मनाया जाएगा, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। संविधान हत्या दिवस 25 जून, डेट याद रखना। अब ये 25 जून क्यों है? क्योंकि इसी दिन इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1975 में बाय इंदिरा गांधी, ठीक है। इसी वजह से इस डे को संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। वैसे ही देखो हैदराबाद लिबरेशन डे, ये 17 सितंबर को मनाया गया था, ओके। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, है ना, ये कहाँ पर है? स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ये भुज में है ना। भुज कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। इसको इंक्लूड रिसेंटली अभी इंक्लूड किया गया है प्रिक्स वर्सलेस, है ना, प्रिक्स वर्सलेस के वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स में, ठीक है। ये सेकेंड नंबर पे आता है, इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आता है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको हम लोग ने देख ही लिया, ओके। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम किस लिए है? वुमेन्स को इनकरेज करने के लिए एविएशन सेक्टर, ठीक है। अब देखो सुदर्शन सेतु, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है ना। जैसे ब्रिज होता है ना तो उसको केबल से सस्पेंड किया जाता है ना। तो ये केबल सस्पेंडेड का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ओके। सुदर्शन सेतु कहाँ पर है? द्वारका, गुजरात, ठीक है। बस इतना याद रखना था। फिर देखो मेरा युवा भारत, है ना, मेरा युवा भारत, है ना, मेरा का M और युवा का Y, है ना, और लास्ट में आगे भारत, ठीक है। तो MY भारत हो गया, माय भारत, ठीक है। मेरा युवा भारत बोल लो या तो माय भारत बोल लो, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च की गई है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने, ठीक है, ऑन नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे वाले दिन इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है किस लिए? अच्छा, नेशनल यूनिटी डे होता कब है ये भी याद रखना। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को होता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को है किस लिए? ये अर्बन यूथ के लिए है। अर्बन क्या होता है? रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ टाइम रूरल में रहते हैं, कुछ टाइम माइग्रेट करके अर्बन में चले जाते हैं, तो ऐसे यूथ को अर्बन यूथ कहते हैं, ठीक है। उन्हीं के लिए है ये मेरा युवा भारत, ठीक है। तो अब हम लोग ने आई दृष्टि के नेशनल अफेयर्स टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताना ये आपको फॉर्मेट आई दृष्टि का अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। तभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो अच्छे से करो, इसी को बार बार रिवाइज करो। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हैप्पी स्टडी। चलो बाय बाय, टेक केयर।